नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें कौन सी हैं बताएंगे आपको, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुजरात के अमरेली में पीएम मोदी 4,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। भारत माता सरोवर का भी करेंगे उद्घाटन। भारत स्पेन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, दोनों देशों ने दिया वैश्विक शांति पर जोर। स्पेन के पीएम ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका बेहद अहम। पीएम मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, C-295 के जरिए भारत स्पेन संबंधों के साथ मेक इन इंडिया मिशन को मिलेगी मजबूती। महाराष्ट्र के चुनावी समर में एकनाथ शिंदे, अजीत पवार समेत कई दिग्गजों का नामांकन। कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर संशय जारी, कल नामांकन का आखिरी दिन। और वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक जारी, विपक्ष ने किया वॉकआउट। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भारत दौरे पर हैं। इस दौरान बड़ोदरा स्थित लक्ष्मी विलास पैलेस में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्पेन के साथ भारत के संबंध डिफेंस, फार्मा, आईटी सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अहम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति की दिशा में दोनों ही देश अहम भूमिका अदा करेंगे। C-295 प्लांट के उद्घाटन के साथ साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत भी हुई है। एक्सेलेंसी, हमारी साझेदारी सदियों पुरानी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसी वैल्यूज में साझा विश्वास हम दोनों को जोड़ता है। इकोनॉमी, डिफेंस, फार्मा, आईटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में हमारा मजबूत सहयोग है और हम दोनों वैश्विक शांति, समृद्धि और सहयोग पर बल देते हैं। एक्सेलेंसी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमारे संबंधों का मजबूत नींव प्रदान करता है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि उनकी भारत यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि निवेश, रेलवे, कस्टम, सांस्कृतिक आदान प्रदान में दोनों देश और भी सहयोग बढ़ाएंगे। I am certain that this visit will strengthen our bilateral relations and will honor the weight and influence that both India and Spain have in the world. A voice and influence that multiplies when our countries work together. I'm also pleased that today we are endorsing an ambitious joint declaration framing the various areas of our collaboration. We celebrate the signing of several agreements in the fields of investment, railways, customs, cultural exchanges, and we look forward to expanding the list soon to reflect the richness and depth of our ties. आपको बता दें, दोनों ही नेताओं ने एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल से भी इस दौरान मुलाकात की। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी TSL परिसर में C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। ये सेंटर भारतीय सेना के लिए विमानों का निर्माण करेगा। इसमें बनने वाले C-295 विमान भारतीय सेना के लिए मालवाहक विमान के तौर पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने एयरक्राफ्ट निर्माण कॉम्प्लेक्स में निर्माण संबंधी प्रदर्शनी भी देखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में ये निर्माण सेंटर सिर्फ सैन्य विमानों के निर्माण तक ही नहीं बल्कि यात्री विमानों के निर्माण को भी दिशा देगा। साल 2022 में प्रधानमंत्री ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण की आधारशिला रखी थी। आज ये सेंटर पूरी तरह से बनकर तैयार है।
इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में बीता दशक बदलते वर्क कल्चर का रहा है। ऐसे में प्लानिंग से लेकर प्रोग्रेस तक सभी में बदलाव देखा जा सकता है। आज के इस कार्यक्रम को मैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर के देख रहा हूं। आप सभी ने पिछले एक दशक में भारत के एविएशन सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। हम देश के सैकड़ों छोटे शहरों तक एयर कनेक्टिविटी पहुंचा रहे हैं। हम पहले से ही भारत को एविएशन और एमआरओ डोमेन का हब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम भविष्य में मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट का रास्ता भी बनाएगा। आप जानते हैं कि अलग अलग भारतीय एयरलाइंस ने 1200 नए एयरक्राफ्ट खरीदने का ऑर्डर किया है दुनिया को। अब शायद दुनिया की कंपनी किसी और देश का ऑर्डर ही नहीं ले पाएगी। यानी भविष्य में भारत और दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिविल एयरक्राफ्ट की डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक इस फैक्ट्री की बड़ी भूमिका होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में बीता दशक बदलते वर्क कल्चर का रहा है। ऐसे में प्लानिंग से लेकर प्रोग्रेस तक सभी में बदलाव देखा जा रहा है। प्रसिद्ध स्पेनिश कवि अंतोनियो मचादो ने लिखा था, ट्रैवलर, देयर इज नो पाथ, द पाथ इज मेड बाय वॉकिंग। इसका भाव यही है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। आज आप देखिए, भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। तब तो कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों इंपोर्ट की ही थी, लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और आज इसका नतीजा हम सबके आंखों के सामने है। तो किस तरीके से जो डिफेंस सेक्टर है उसमें एक बड़ा बदलाव देखा गया है, अभी तक इस बात का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। वहीं टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के संयुक्त रूप से उद्घाटन के मौके पर उन्होंने स्पेनिश फुटबॉल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्पेनिश फुटबॉल को भारत में काफ़ी पसंद किया जाता है और कई लोग उसे फॉलो करते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने हाल ही में बार्सिलोना और रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के बीच हुए एल क्लासिको मैच का भी जिक्र किया। स्पेन के फुटबॉल को भी भारत में बहुत पसंद किया जाता है। अभी कल जो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच मैच हुआ, उसकी चर्चा भारत में भी हुई। बार्सिलोना की शानदार जीत यहां भी डिस्कशन का विषय रही और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दोनों क्लब्स के फैंस में भारत में उतनी ही नोकझोंक भी हुई जितनी स्पेन में होती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा के बाद अमरेली में तकरीबन 4,900 करोड़ रुपए मूल्य के विकास कार्यों का भी अब से कुछ देर बाद शुभारंभ करेंगे। इनमें सबसे खास है भारत माता सरोवर। पीपीपी मॉडल पर बना ये सरोवर 24.5 करोड़ लीटर तक जल संरक्षित कर सकेगा। आइए देखते हैं इस पर ये खास रिपोर्ट। सोमवार का दिन गुजरात के लिए काफी ऐतिहासिक होने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरेली के दुधाला में ढोलकिया फाउंडेशन और गुजरात सरकार के सहयोग से पीपीपी मॉडल पर बने भारत माता सरोवर का उद्घाटन करेंगे। मूल रूप से ये जलाशय पहले 4.5 करोड़ लीटर पानी ही संरक्षित कर पाता था, लेकिन पीपीपी मॉडल के तहत इसे और गहरा, चौड़ा और मजबूत बनाकर इसकी क्षमता 24.5 करोड़ लीटर तक कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट के आसपास के कुएं और कूपों में जलस्तर बढ़ गया है, जिससे स्थानीय गांवों और किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री का ये विजन है, टूरिज्म को डेवलप करो, गांव को डेवलप करो और फार्मर को मजबूत करो, छोटे छोटे लोगों को कैसे फायदा होगा। तो ये एरिया में बहुत लैंड पड़ी है और इधर बहुत बड़ा स्कोप है टूरिज्म का। गिर तो नज़दीक में है, सोमनाथ भी नज़दीक में है, जूनागढ़ भी नज़दीक में है। ये जो अहमदाबाद से के बड़ौदा से के दिल्ली से कोई भी आता है तो ये रास्ते बीच में आता ही है, तो इधर से लेके गिर तक टूरिज्म डेवलप होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरेली में एक सार्वजनिक समारोह में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 2,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न सड़क परियोजनाएं और 1,100 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई भुज नालिया रेल गेज परिवर्तन परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। ये बहुत ही बड़े बदलाव हैं जो लोग देख रहे हैं। आने वाले समय में भी इसी तरीके से अमरेली में भी नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया की जो स्टेट डिवीजन्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर आती हैं, उसमें भी बहुत सारे रोड्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनका 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। हमें लैंड एक्विजिशन भी कर रहे हैं और मैं मानता हूँ आगने वाले 5-6 साल में अमरेली जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत बड़ा एक कायाकल्प दिखेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरेली जिले के अंतर्गत जलापूर्ति विभाग की 700 करोड़ से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसका सीधा फायदा बोटाद, अमरेली, जूनागढ़, राजकोट और पोरबंदर जिलों के 36 शहरों और 1298 गांवों के 67 लाख से अधिक लोगों को पहुंचेगा। आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि ढोलकिया फाउंडेशन के साथ पीपीपी मॉडल पर यहाँ पर 25 से 30 किलोमीटर लंबा जलाशय तैयार किया गया, यानी भारत माता सरोवर, जो न सिर्फ यहाँ के किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराएगा, बल्कि अगर अमरेली डिस्ट्रिक्ट में 1 वर्ष तक बारिश नहीं भी हो तब भी यहाँ पर लोगों को पीने की पानी की समस्या नहीं होगी। अपने सहयोगी नीरज सिंह और कैमरामैन विनोद ओझा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, अमरेली। और बात करते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो उप मुख्यमंत्री और बारामती विधानसभा सीट से एनसीपी उम्मीदवार अजीत पवार ने बारामती सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। तो लगातार जो नामांकन का दौर है वो चल रहा है और कल इसके लिए आखिरी दिन। और इसी कड़ी में अगर बात करें अजीत पवार की, जिन्होंने यहाँ पर अपना नामांकन दाखिल किया बारामती विधानसभा सीट से, तो इसके साथ साथ जो दूसरे तमाम नेता हैं उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। तो लगातार महाराष्ट्र में जो नामांकन की प्रक्रिया है वो जोर शोर से चल रही है, क्योंकि अब एक तरीके से अंतिम वक्त में है। साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कोपरी पचपखाड़ी विधानसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार एकनाथ शिंदे ने भी अपना नामांकन भर दिया है। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक रैली निकाली। इस दौरान आपको बता दें काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो एकजुट हुए और ख़ासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि अब जो समय है वो ज़्यादा नहीं बचा है, बेहद ही कम समय, कल इसके लिए आखिरी दिन। तो एक तरफ नामांकन जो है उनका समय बेहद कम, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि सीटों को लेकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सहमति बन रही है। अब मात्र कुछ ही सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। उनसे बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने।
सर अभी सीटों को लेकर के क्या आपके बीच में अब समन्वय बन पाया है? हो गया, 2-3 सीटों का इशू है, कल तक वो इशू क्लियर हो जाएगा। और विदर्भ को सीटों को लेकर के कहा जा रहा था कि कुछ खींचतान चल रही है सर। है 2-3 सीट, मैंने कहा कि वो पूरे महाराष्ट्र में 2-3 सीटों का इशू है, वो क्लियर हो जाएगा, कल तक क्लियर हो जाएगा। ये अभी आपका कुछ दिवाली से पहले सुनने में आ रहा है कि कुछ आपका अब गारंटी कार्ड भी आने वाला है, तो वो किस प्रकार के रहने वाला है? दिवाली के बाद हम गारंटी कार्ड देंगे, राहुल जी खुद उस कार्यक्रम में आएंगे। तो ये थे नाना पटोले जी, इनका कहना है कि बिल्कुल निश्चित तौर पर वो जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के जो है वो लगातार हावी है। इस साथ उनका कहना है कि सीट बंटवारे को लेकर के जितनी भी बातें हो रही थी, उन सीट बंटवारों को लेकर के भी तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे या जो भी खींचतान चल रही थी उसको सुलझा लिया गया है और अगले कुछ दिनों में जो है वो सीटों को जो है वो क्लियर कर लिया जाएगा। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, नागपुर। और साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ भी भाजपा ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ साहिबगंज जिले के बरहेट निर्वाचन क्षेत्र से गमालियन हेम्ब्रम को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि टुंडी से विकास महतो को टिकट मिला है। गमालियन हेम्ब्रा ने 2019 में आजसू पार्टी के टिकट पर बरहेट सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें 2573 वोट मिले थे। अब भाजपा ने उन्हें एक नई चुनौती के रूप में हेमंत सोरेन के सामने उतारा है, जो इस सीट पर मौजूदा विधायक हैं। हेमंत सोरेन ने 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साइमन माल्टो को 25,740 मतों के अंतर से हराया था। तो गमालियन हेम्ब्रम, जिन्हें बरहेट से चुनावी मैदान में उतारा गया है, और वहीं विकास महतो, जिन्हें टुंडी से अब मैदान में उतारा गया है। बीजेपी की तरफ से ये सूची जारी की गई है। वहीं आपको बता दें, झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और धनवार विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहे कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने नामांकन और बाकी बची सीटों को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि नामांकन के लिए 2 दिन बचे हैं और टिकट वितरण का कार्य भी अंतिम चरण में है। बहुत अच्छा टिकट बटा है। हो सकता है किसी सीट में कुछ साथी जो चाहते थे टिकट नहीं मिल पाया है, उन सब से हम लोग सब संपर्क भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा वातावरण, मैं 2 दिन से यहाँ नागपुर में हूँ और आज 4 बैठकें हमने की है, जिसमें 3 विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन और साथ ही आज सभी जो विधानसभा हमारे जो समन्वयक हैं, ऑब्जर्वर हैं, उनके साथ भी मीटिंग हुई है। तो सारी रिपोर्ट बहुत अच्छे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर आज संसद भवन परिसर में आयोजित हुई जेपीसी की बैठक में विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने वॉकआउट किया। आमंत्रित किए गए वक्फ बोर्ड के सदस्य अपने सुझाव दे रहे थे। उसी दौरान विपक्ष के कई सदस्य बाहर आ गए। बाहर आए सदस्यों ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। विपक्ष का कहना है कि उस रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सीएम आतिशी जेपीसी समिति के अध्यक्ष को पहले ही पत्र लिख चुकी हैं कि इस रिपोर्ट का संज्ञान ना लिया जाए। नई दिल्ली के भारत मंडपम में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने स्वावलंबन 2024 एक्सपो का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में सशस्त्र बलों, नवाचार, भागीदारों और भारतीय उद्योग के स्वदेशीकरण प्रयासों को प्रदर्शित किया जा रहा है। नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन द्वारा आयोजित इस एक्सपो का विषय नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य है। इसमें स्वावलंबन 3.0 दस्तावेज का विमोचन, तकनीकी सत्र और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को वित्त पोषित करने पर चर्चा शामिल है। ये एक्सपो रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सभी जनपदों के पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने, अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती, भीड़भाड़ वाले जगहों पर सतर्कता बरतने को कहा है। आपको बता दें कि आगामी दिनों में दिवाली और अन्य त्यौहार मनाए जाएंगे, जिसमें बाजारों में अन्य दिनों की अपेक्षा लोगों की चहल पहल बढ़ जाती है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आपदा प्रबंधन में ग्लोबल लीडर की तरह अन्य देशों की मदद कर रहा है। The funds that have been delegated for disaster management during the last 10 years, during the currency of the present government, which shows that this area is an area of extremely high importance for this government. For the year 2020-21 and the year 2021 to 2026, the government has allocated a total amount of rupees 2,28,000 crore for disaster management. I would again like to underline the base figure of 12,500 crore, which used to be the norm in 2005 to 2010, and within a period of 15 to 20 years, this amount has gone up by almost 16 to 20 times. इस दौरान आपको बता दें, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने आपदा प्रबंधन से जुड़ी कई किताबों का भी विमोचन किया। साथ ही आपदा प्रबंधन की मजबूती के लिए समुदाय के सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। In the days and years to come, the incidents of disaster, the threats of disasters are going to increase manifold. It is therefore essential that communities are empowered to deal with these disasters. In such a situation, community-based disaster management is not only the need of the hour, but is also a powerful medium to connect every person with the requirements of disaster management. राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो वायु प्रदूषण से जहां लोगों को जानलेवा सांस लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है, वहीं यमुना का जहरीला पानी भी चिंता का विषय बना हुआ है। एक सप्ताह से ज़्यादा समय से यमुना में झाग की मोटी परत देखी जा रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से यमुना के प्रदूषण को खत्म करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर इसका ज़रा भी असर नहीं दिख रहा। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ साथ अब उसके आसपास के शहरों में भी जहरीली हवा और धुंध का असर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के आगरा की, तो यहाँ ताजमहल और उसके आसपास के कुछ हिस्सों में धुंध की परत छाई हुई है। और बात कश्मीर की, जहां डल झील में पहली बार पारंपरिक महिला नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। 150 से अधिक महिलाएं इस दौड़ में भाग ले रही हैं। डल झील दौड़ की मेज़बानी जम्मू कश्मीर रोलिंग और स्किलिंग संगठन कर रहा है। प्रसिद्ध खिलाड़ी बिल्किस मीर इसकी मुख्य आयोजक के रूप में जुड़ी हैं। कश्मीरी महिलाओं द्वारा दौड़ में प्रतिभाग घाटी में सशक्तिकरण और समावेशिता की दिशा में बढ़ाया गया एक मजबूत कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में पर्यटन विभाग के विशेष सचिव मथुरा मासूम, BHSS नौपारा के प्रिंसिपल डॉक्टर मसरत प्रवीण, होलिस्टिक माइंड्स एंड सोल के संस्थापक डॉक्टर सोलिहा रसूल और प्रसिद्ध प्रसारक तबरेज निक मदनी सहित जाने माने लोग भी मौजूद रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं। 9 दिन बाद अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। ऐसे में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों प्रतिद्वंदियों ने मतदाताओं को रिझाने के तमाम प्रयास किए। इस दौरान दोनों ही एक दूसरे पर मौखिक हमला करते नजर आए। आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और अमेरिकन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने फिलाडेल्फिया में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से खुद को जिताने की अपील की। रैली के दौरान हैरिस को प्रदर्शनकारियों का भी सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने उन पर हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के बीच फिलिस्तीनी चिंताओं को नज़रअंदाज करने का भी आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर रिपब्लिकन उम्मीदवार और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हालिया सर्वेक्षण में अपनी लोकप्रियता में वृद्धि से बेहद उत्साहित नजर आए। उन्होंने न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में एक रैली की। इस दौरान उन्होंने हैरिस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही मतदाताओं से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को खारिज करने की भी अपील की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार को लिवरपूल और आर्सेनल के बीच मैच खेला गया और ये मुकाबला 2-2 की बराबरी पर समाप्त हो गया। मैच में दोनों ही टीमों की ओर से शानदार खेल देखने को मिला। मैच में पहला गोल आर्सेनल की ओर से आया, जिसे बुकायो साका ने खेल के 9वें मिनट में किया।
हालांकि इसके 9 मिनट बाद ही वर्जिल वेंडिक ने 18वें मिनट में गोल कर स्कोर लाइन को बराबरी पर ला दिया। मैच में इसके बाद दोनों ही टीमों की ओर से एक एक गोल और देखने को मिले और मैच 2-2 की बराबरी पर खत्म हो गया। और बात अगर की जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, दरअसल यहाँ पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कोच गैरी क्रिस्टन अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्रिस्टन ने 6 महीने पहले अप्रैल 2024 में पाकिस्तानी टीम का कोच उनको बनाया गया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन क्लिस्पी को पाकिस्तानी टेस्ट टीम का कोच बनाया गया है। दोनों ने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। गैरी क्रिस्टन ने 2011 में भारत को 28 साल के लंबे इंतजार के बाद वनडे वर्ल्ड कप जिताया था। भारत के अरमान भाटिया ने रोमांचक फाइनल मैच में अमेरिका के डस्टी बायर को हराकर PWR DUPR इंडिया मास्टर्स पिकलबॉल चैंपियनशिप में पुरुष प्रो सिंगल और डबल्स का खिताब जीता। भाटिया ने फाइनल के करीबी मुकाबले में 8-11, 11-9, 11-8 से जीत दर्ज की। और वहीं बार्सिलोना ने स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल के मैच में चिर प्रतिद्वंदी रियल मैड्रिड को 4-0 से हराकर धमाकेदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही बार्सिलोना ने ला लीगा में रियल मैड्रिड का 42 मैचों से चला रहा विजय रथ भी रोक दिया। ला लीगा में लगातार 43 मैच जीतने का रिकॉर्ड बार्सिलोना के नाम है। बार्सिलोना ने 2017 और 18 सीजन में रिकॉर्ड बनाया था। रियल मैड्रिड की टीम बार्सिलोना के रिकॉर्ड की बराबरी करने से महज 1 मैच पीछे रह गई। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।